हो जाएगा भाई। चल चंदू वहाँ का अपना गूगल मैप से क्या हुआ था इस वीडियो में रखा है सेम मैपिंग कैमरा टू मून का जो सबसे ज्यादा 3D डिटेल मैप है वो क्रिएट करा। इसी टेक को यूज करके चंद्रयान 2 का जो लैंडर है उसने अपनी लैंडिंग साइट डिसाइड करी। नेविगेशन के लिए ऑब्स्टिकल्स को देखना उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मून के जहाँ पे टूट रखा है, जहाँ पे नीचे हो रखा है, एलिवेशन और डिप्रेशन इसको बोलते हैं, ये सब आराम से डिटेक्ट करता है। ये कैमरा एक्चुअली काफी हल्का है पर इसकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल। हल्का इसलिए क्योंकि ऑफ कोर्स स्पेस में लगाया गया है। मून की जो डार्क साइड है हम लोगों को बस एक ही तरफ दिखती है, उसका भी नहीं डेटा है ये सब चाहे आंखों से कभी नहीं देखता, इस कैमरे में देख के निकाला। एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज, इसरो ने जितना भी ये डेटा लिया है चार्ट का, ये सब ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए ओपन सोर्स है। चंद्रयान इंडियन में सिमिलर एडवांस ऑप्टिक्स का इस्तेमाल करा। फ्यूचर में अगर मार्स पे बेस स्टेशन बनाया जाता है तो इनकी प्लानिंग के लिए इसी को इस्तेमाल करेंगे। अंदर आप सीसीटीवी लगा सकते हैं। ऐसे ही भाई स्पेस में भी सीसीटीवी वाले सैटेलाइट होते हैं। जैसे यार अपने घर पे आप चेक करते हैं कोई आप बाहर तो नहीं आएगा या फिर किसी आंधी उबार में आपको घर पे दरवाजा तो नहीं होगा, तो सेम चीज स्पेस में भी करेंगे। अगर आप रॉकेट उड़ा रहे हो तो उसके रास्ते में कोई पत्थर तो नहीं आ गया, कोई एस्ट्रॉइड तो नहीं आ गया, इन सबसे बचा के उड़ाना पड़ा रॉकेट। स्पेस में अभी तक 30,000 से भी ज्यादा पीसेस रैंडम कचरा, इसमें से काफी सारे हमने रॉकेट के पार्ट्स हैं, जेट सैटेलाइट हैं, क्रूज सबको ट्रैक करने के लिए जिससे स्पेस का ट्रैफिक पूरा कंट्रोल करा जा सकता है। ऐसे ही इसलिए काम किया कि इस ऑर्बिट में भी अलग अलग घूमते रहता है ना, उसमें क्या घूम रहा है, कितनी स्पीड से घूम रहा है, किस एरिया में, सभी ट्रैक करते हैं। ये बेसिकली स्पेस ट्रैफिक को मिल जाता है कि कहीं एक्सीडेंट होने वाला हो तो पहले भी बता दें। इस तरह का जो नेटिव प्रोग्राम है वो भी इसी के अंदर आता है। इसका फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट। इसमें बेसिकली एआई डेटा एनालिटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। सैटेलाइट की पाथ प्रेडिक्ट करता है, एक्सीडेंट अवॉइड करता है, एंड इंडिया की जो डिफेंस सैटेलाइट है उनको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। जो स्पेस में चीज़ें घूमी आपने जो काफी लोगों ने उसके अंदर एक डॉकिंग सीन होता है जहाँ पे मैनुअल डॉकिंग करी जाती है और स्पेस और ये हमें ये है कि अमेरिका विलियम की किसी दिक्कत की वजह से स्पेस में फंसे क्योंकि जो स्पेस का उनको जोड़ने वाले इसलिए ऑटोमेटिक करे। इसमें सेंसर का इस्तेमाल होता है, कैमराज होते हैं, एआई का एल्गोरिथम होता है और बेसिकली स्पेस में दो स्पेस क्राफ्ट का एक फ्रेंडशिप होता है। मतलब राइट है इसमें इस टेक पर काम करना मेरा गगन मैनुअल अगर आप हाथ से कर रहे हो या फिर निकाले होता है उसमें होता है ऑटोनॉमसली सब कुछ ऑटोमेटिक होता है तो रिस्की नहीं बहुत ज़्यादा काम है। मेरे में एक और मेरा जैसे अगर फ्लाइट लेके यूएस हो जाते ऐसे ही अगर डॉक्टर लेके चांद चले जाए इसके है टूरिज्म पैकेज नहीं कौन सा होटल चाहिए क्या चाहिए कौन सी सीट चाहिए तो विंडो सीट चाहिए मिडल सीट आई सीट प्रीमियम पेशेंट किसी को चाहिए ये वैसे अभी हो रहा है टेस्टिंग है बहुत बहुत कम लोग हैं जैसे ऐसे टेक्नोलॉजी सबसे चीज़ है हो सकता आप और मैं भी स्पेस में घूम जाए। क्या होता है इंडिया ना गूगल अर्थ भी है इसका नाम है गूगल रीडिंग जियो प्लेटफॉर्म है बेसिकली करता है सैटेलाइट इमेजरी टोपोग्राफी लैंड मैप और वाटर मॉनिटरिंग ये सारी चीजें एक जगह कर लेता है। आप हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जूम कर सकते हो और पता लगा सकते हो भाई ये वाला फार्मिंग के लिए सही है कि नहीं या फिर कुछ और इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो भी यहाँ पे हो पाएगा। गवर्नमेंट की प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग डिजास्टर मैनेजमेंट हर जगह काम आता है। ये प्लेटफॉर्म यूजर फ्रेंडली है, लोगों को एरिया वाइज डेटा मिल जाता है। इसलिए ये प्लेटफॉर्म एनजीओज फार्मर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए डेवलप करा था। इस टेक्नोलॉजी ने काफी बार नेचुरल डिजास्टर के टाइम रिलीफ प्लानिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। हमें आपको इसरो के अंदर ही काफी टेक्नोलॉजी मिल रहा है और इसरो को इसी में भी हेल्प करना एक प्रोजेक्ट है बीआरसी करके विलेज रिसोर्स सेंटर। ये बेसिकली सैटेलाइट से गाँव के लोगों की हेल्प करता है। ये रूरल एरिया में एजुकेशन और मेडिकल कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, फार्मर्स को भी रियल टाइम वेदर इन्फो प्रोवाइड करते हैं, क्रॉप के एडवाइस देते हैं। गाँव के लोग इसरो ने ऐसे 400 से भी ज़्यादा बीआरसी हाँ भाई इसरो
भी इसी की जैसी नेक्स्ट लेवल चीजें वो हम build करें। नमस्कार दोस्तों, 11 अप्रैल साल 1970 अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 13 मिशन का रॉकेट लॉन्च होता है। इसमें बैठे हैं 3 एस्ट्रोनॉट्स जो चांद पर जा रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 1 साल भी नहीं गुजरा है उस दिन से जिस दिन नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम रखा। और नासा का ये ऑलरेडी तीसरा मिशन था लोगों को मून तक। पिछले 2 मिशन के सक्सेस को देखकर इस रॉकेट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स बड़े कॉन्फिडेंट थे अपने मिशन को लेकर और अपने सपने को लेकर। उनका सपना चांद पर कदम रखना। लेकिन इस वक्त ये इस बात से बेखबर थे कि इनका ये सपना कभी हकीकत नहीं बना। 13 अप्रैल सन 1970 जब इनका स्पेसक्राफ्ट 3,30,000 किलोमीटर दूर था, अचानक से इन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई देती। एक बहुत बड़ा धमाका जिससे पूरा स्पेसक्राफ्ट हिल जाता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर 10 वार्निंग लाइट्स और अलार्म्स बजने लगते हैं, बड़ी तेज थे। पता चलता है कि इनका एक ऑक्सीजन टैंक पूरी तरीके से फट चुका है और दूसरे ऑक्सीजन टैंक में हवा बड़ी तेजी से कम हो जा रही है। धरती पर बैठे मिशन कंट्रोल को यकीन नहीं होता। उन्हें लगता है कि इंस्ट्रूमेंट्स खराब होंगे, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट उन्हें देखकर बताते हैं कि उन्हें खिड़की से दिख रहा है कि हवा खोई जा रही है। दूसरी तरफ उन्हें दिखता है कि धमाके की वजह से स्पेसक्राफ्ट अपने रास्ते से इतना भटक गया है कि हर सेकंड ये धरती से किलोमीटर दूर जा रहा है। कुछ ही घंटों बाद अपोलो 13 में बैठे एस्ट्रोनॉट इतनी दूर है कि ये नया रिकॉर्ड बन जाता है। आज के दिन तक कोई भी इंसान धरती से इतना दूर नहीं गया है जितने ये 3 एस्ट्रोनॉट्स गए अपोलो 13 के मिशन के दौरान। चांद पर लैंड करना तो छोड़ो, अब सवाल इस बात का है कि क्या ये जिंदा धरती पर वापस लौट कर आ भी सकते हैं। ये है अपोलो 13 की दिल दहला देने वाली। Heat shield was not designed to operate in free space for extended periods of time. The crew were beginning to suffer. It was a dying state. It was a real साल 1961 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने दुनिया के सामने वादा किया था कि वो दशक खत्म होने से पहले इंसानों को चांद तक पहुंचा देंगे। Achieving the goals before this decade is out of landing a man on the moon and safety to the earth. इस वादे को कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। उस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में एक रेस चल रही थी, एक स्पेस रेस, कौन टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे निकलेगा। सन 1969 में अपोलो 11 और अपोलो 12 दोनों मिशन सक्सेसफुल रहते हैं। एस्ट्रोनॉट्स ना सिर्फ चांद पर कदम रखते हैं बल्कि सेफली धरती पर वापस लौट कर भी आ जाते हैं। जो वादा कैनेडी ने किया था वो पूरा होता है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि इसके एकदम बाद लोगों का जो इंटरेस्ट था और सरकार का जो इंटरेस्ट था स्पेस में पैसा खर्च करने में, वो बड़ी तेजी से नीचे गिरता है। ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, लोग बड़े एक्साइटेड थे इंसान को पहली बार चांद पर कदम रखता देखकर, लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार लोगों की इतनी एक्साइटमेंट नहीं बनी रह सकती। Public interest in the moon is fading fast. People believe Apollo 13 will just be another routine flight. इसी रीजन से अमेरिकन सरकार नासा का बजट कट कर देती है और कई फ्यूचर मिशन जो आने वाले सालों में प्लान किए गए थे जैसे कि अपोलो 20 उन्हें कैंसिल किया जाता है। इसीलिए अपोलो 13 का मिशन एक बड़े क्रूशियल टाइम पर आता है स्पेस ट्रैवल के इतिहास में। नासा को अमेरिकन सरकार को प्रूव करना था कि स्पेस में पैसा खर्च करना अभी भी वर्थ इट है। इसलिए अपोलो 13 का प्राइमरी मिशन ऑब्जेक्टिव था ना सिर्फ इंस्पेक्शन और सर्वे करना चांद की मिट्टी की, बल्कि इंसानों की कैपेबिलिटी भी डेवलप करना चांद की एनवायरनमेंट में काम करने। The main mission objective of Apollo 13 is the scientific exploration of the moon. We hope to find out a lot about the origin of the moon and from that the origins of our own planet the Earth. अपोलो 13 के स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन वैसे ही था जैसे पिछले स्पेस मिशंस का रहा। मेनली
4 मेन कंपोनेंट्स, कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, लूनर मॉड्यूल और लॉन्च एस्केप सिस्टम। स्पेसक्राफ्ट को एक सैटर्न रॉकेट पर रखकर लॉन्च किया गया। तीनों एस्ट्रोनॉट्स बैठे थे कमांड मॉड्यूल में, जो कि स्पेसक्राफ्ट का मेन हिस्सा है, लेकिन बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। कमांड मॉड्यूल सिर्फ एक कोन शेप है, जो सिर्फ 11 फीट लंबी है और जिसका 13 फीट का डायमीटर है। सारे इंस्ट्रूमेंट पैनल्स, नेविगेशन गियर, रेडियोज, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और छोटे मोटे इंजन सब इस कमांड मॉड्यूल के अंदर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है सर्विस मॉड्यूल, जिसमें ज्यादातर ऑक्सीजन की एस्ट्रोनॉट्स थे। इसमें भी छोटे मोटे इंजन थे और फ्यूल सेल्स भी थे बिजली जनरेट करने के लिए। कमांड और सर्विस मॉड्यूल को अक्सर एक साथ जोड़कर कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल बुलाया जाता है, या CSM शॉर्ट फॉर्म। पूरे मिशन के दौरान ये एक साथ जुड़े हुए रहते हैं अंटिल जब एस्ट्रोनॉट धरती पर वापस लौट रहे होते हैं और धरती की ओर री एंट्री के वक्त ये दूसरे से सेपरेट होते हैं। तीसरा हिस्सा लूनर मॉड्यूल, जिसका काम एक्चुअली में चांद पर उतर कर जाना, जब चांद पर चौथा हिस्सा लॉन्च एस्केप सिस्टम मिशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका काम है सिर्फ लॉन्च के वक्त अगर कोई हादसा हो जाए तो एस्ट्रोनॉट्स को बचाना। ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर रॉकेट लॉन्च के दौरान कोई हादसा हो जाता है, आग लग जाती, तो एस्ट्रोनॉट्स को ये सेफली इजेक्ट कर देता है, उस जगह से दूर ले जाता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं जहाँ पर इस अबॉर्ट सिस्टम को टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर लॉन्च में सब कुछ सही जाता है तो इस LES की आगे जरूरत नहीं होती है, इसे इजेक्ट करके फेंक दिया जाता है। 11 अप्रैल साल 1970 अपोलो 13 की लॉन्च सिस्टम सेफली और सक्सेसफुली होती है, तो इस LES सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। स्पेसक्राफ्ट में बैठे हैं 3 एस्ट्रोनॉट्स, कमांडर जिम लवेल, दूसरे लूनर मॉड्यूल के पायलट फ्रेड हैरिस और तीसरे कमांड मॉड्यूल के पायलट जैक स्विगर। इत्तेफाक की बात है कि ओरिजिनल प्लान के अनुसार इन तीनों में से किसी को भी इस मिशन के लिए नहीं चुना गया। ओरिजिनली 3 अलग एस्ट्रोनॉट्स थे जिन्हें इस मिशन के लिए चुना गया था, लेकिन इन तीनों के साथ कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स हुई, जिसकी वजह से वो इस मिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। यही कारण से ये 3 एस्ट्रोनॉट्स का क्रू टेक ऑफ करता है धरती से। इस रॉकेट को लॉन्च होता हुआ देखने करीब 2 लाख लोगों की जनता आई थी ग्राउंड में। ये एक बहुत छोटा नंबर था अगर पिछले साल हुए अपोलो 11 के लिफ्ट ऑफ से कंपेयर किया जाए। उस दिन 7 मिलियन लोग आए थे रॉकेट लॉन्च होता हुआ देखने। नासा को एक बार फिर से एहसास होता है कि जनता का स्पेस एक्सप्लोरेशन इंटरेस्ट कितनी तेजी से कम हुआ है। लेकिन मिशन की बात करी जाए तो ये स्पेसक्राफ्ट बड़े ही स्मूथली, इन्हें 3 दिन लगेंगे चांद के फ्रा माउरो क्रेटर पर पहुंचने। तो चांद पर मौजूद एक बहुत बड़ा सा गड्ढा है, एक क्रेटर है, जिसमें माना जाता है कि बहुत सी इंफॉर्मेशन मौजूद है, ना सिर्फ चांद के बारे में बल्कि धरती के बारे में। उड़ान के पहले 2 दिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब एस्ट्रोनॉट जैक स्विगर रियलाइज करते हैं कि वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भूल गए। धरती पर मौजूद मिशन कंट्रोल से वो पूछते हैं क्या उन्हें एक्सटेंशन मिल सकती हफ्ते उन्हें जवाब मिलता है कि मिल सकती है 60 डे की एक्सटेंशन। इस कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि सब कुछ सही जा रहा है। पहले 2 दिन किसी भी तरीके की अड़चनें नहीं आई मिशन के 46 आवर्स 43 मिनट्स पर कैप्सूल कम्युनिकेटर जो ड्यूटी पर थे उसको कहते हैं स्पेसक्राफ्ट बहुत ही अच्छी शेप में, और हम यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। This Apollo Control